माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख टिप्पणियां हमारा है। पहला टिप्पणी देखिए हमारा क्या है। पहला टॉपिक हमारा है अनिषेक फलन। तो हम देखते हैं अनिषेक फलन पर टिप्पणी हमें किस प्रकार से लिखना होता है। देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है। देखिए, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं या अनिषेक फल कहते हैं, तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे कि अंगूर, तरबूज, संतरे आदि। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय बिना अंडाशय का होता है, इसमें अंडाशय का कोई काम नहीं होता, जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, और अंडाशय के बिना फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे कि अंगूर, संतरा, तरबूज आदि। ये होता है अनिषेक फलन। अब देखिए दूसरा दूसरा है बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या है। देखिए, जब किसी एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब कोई बीज होता है किसी भी पौधा, जैसे मान लीजिए आम की गुठली होती है, आम की गुठली है, उसमें से एक ही बीज निकलेगा। तो अगर इसमें एक से अधिक अंकुर निकल गए, भ्रूण यानी एक से अधिक पौधे इसमें निकल जाएंगे, तो ये बहुभ्रूणता होता है। यानी कह रहा है कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी एक से अधिक पौधे पौधे उसमें से निकलने लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी बहुत से भ्रूण निकल रहे हैं। देखिए, जब शिशु होता है माँ के पेट में होता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। इसी प्रकार से जो बीज होता है पौधे का, उसमें जब अंकुर इस प्रकार से निकलता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। तो इसमें से अगर अगर एक ही निकल रहा है तो इसे पौधा होता है, लेकिन इसमें से अगर एक से अधिक भ्रूण निकल गए तो ये बहुभ्रूणता होता है। आगे देखिए, यह घटना अनावृत्त बीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्त बीजी पौधों में यह घटना बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने संतरे में की थी। किसमें? संतरे के पौधे में किया था। अगला देखिए क्या है। अगला है साप्रभाविता। देखिए, साप्रभाविता क्या है। कोडोमिनेंस। तो देखिए, जब किसी कारक या जीन के एलील में से भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे साप्रभाविता कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में रुधिर वर्ग। देखिए, कह रहा है कि किसी कारक या किसी जीन में एलील में से पूर्ण रूप से ना प्रभावी हो ना अप्रभावी हो, दोनों का मिक्सचर दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, साप्रभाविता। जैसे कि देख लीजिए, मान लेते हैं मेंडल के नियम के अनुसार समझ लेते हैं हम। देखिए, एक लाल फूल का पौधा और एक सफेद फूल का पौधा होता है। तो देखिए, अगर क्या करें, हम एक लाल पुष्प वाले पौधे के बीज को लो, एक सफेद पुष्प वाले पौधे के बीज को लो, अब उसके हम जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन जो पौधा निकले वो गुलाबी पौधा निकला, उसका जो फूल हो गुलाबी हो, तो ये हो गया साप्रभाविता। अब आगे देखिए, अगला है अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। देखिए, जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में से एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना कर पाए तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से प्रभावी ना कर पाए। देखिए, यहाँ पे हमारा है कैपिटल आर यानी लाल पुष्प, यहाँ पे सफेद पुष्प यानी स्मॉल आर। तो इसका जब हमने संकरण कराया तो देखिए हमारा बना गुलाबी, यानी ना लाल बना ना सफेद बना। अगर सफेद बनता तो यानी कि सफेद प्रभावी हो जाता और लाल अप्रभावी हो जाता। अगर लाल पौधा बनता तो अगर लाल पुष्प वाला पौधा बनता तो क्या होता, तो लाल प्रभावी हो जाता और सफेद अप्रभावी हो जाता। तो क्या होता है, जो दिखाई देता है वो प्रभावी होता है, जो छिपा रहता है वो अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे ना लाल दिख रहा है ना सफेद, गुलाबी दिख रहा है, यानी कि जो गुलाबी हो रहा है ये अपूर्ण यानी प्रभाविता इनका पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है। तो ये होता है अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ पे देखिए, तो ये बनेगा 3 अनुपात में, लाल, गुलाबी और सफेद, इस प्रकार से बनेगा पौधा। अब देखिए अगला क्या है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए अंगुली छापे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, यह एक ऐसी तकनीकी है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ में
भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, जो फिंगर प्रिंटिंग है इसकी प्रक्रिया को। इसके द्वारा लार, जो मनुष्य का खून होता है, खून, बाल, लार, वीर, योनिद्रोह आदि इसके द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी के पैतृक संबंध की पहचान की जाती है। यानी इससे क्या होता है, खूनी को, बलात्कारी को उसकी किसी बाल हो उसका मिल जाए, या फिर खून, या फिर लार, या तो वीर, या योनि का द्रोह, कुछ भी मिल जाए, या फिर मिल जाए तो उससे क्या उसकी पैतृक संबंधी पहचान की जा सकती है, उसका पहचान किया जा सकता है इससे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अब देखिए अगला क्या है। अगला है ओपियोइड्स। तो देखिए ओपियोइड्स क्या है। देखिए यह एक नशीली दवाएं हो, या ये जो ओपियोइड्स है यह क्या है, नशीली दवाओं का समूह होता है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल होती हैं, जो ओपियोइड्स होता है। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए जो ओपियोइड्स होता है क्या होता है, ये नशीली दवाओं का समूह होता है। इसमें क्या करते हैं, पैन किलर के अनुसार पर लेते हैं, जैसे कि दर्द के निवारक, पैन किलर मतलब दर्द के निवारक के लिए लेते हैं। ये क्या करता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसे प्रभावित करता है, उसका कार्य करने की क्षमता कम कर देता है, जिससे दर्द हमें महसूस नहीं होता। अब देखिए अगला क्या है। अगला है इंटरफेरान। तो देखिए इंटरफेरान पर टिप्पणी। यह वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। जो इंटरफेरान है, यह वायरस से संक्रमित जो कोशिका होती है उनके द्वारा स्रावित होता है, एक प्रोटीन पदार्थ होता है, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से क्या रखता है, सुरक्षित रखता है, इसको सुरक्षा करता है वायरस से। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतः कोशिकाएं या अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसीलिए इसे इंटरफेरान कहते हैं। जो अंतः कोशिका होती है उनके विषाणु का जो गुणन होता है उसे रोकता है, विषाणु को बढ़ने की क्षमता को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरान कहते हैं। आगे देखिए अगला क्या है। अगला है प्रतिरक्षा। तो देखिए इम्यूनिटी। तो देखिए किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए कोई भी प्राणी हो या जीव हो, किसी प्राणी के शरीर के द्वारा, जो शरीर हमारा होता है इसके द्वारा किसी रोग के जनक के, जो रोग का जनक हो, जैसे मान लो कोई विषाणु जीवाणु हो गए जो इससे रोग होता है, रोग के जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की जो शक्ति होती है, रोकने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी अपने आप को रक्षा। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या फिर प्रतिरक्षित कहते हैं। सबके शरीर में होती है ये। अब देखिए आगे। अगला है बीटी फसल यानी बीटी कॉटन, बीटी कपास। देखिए बीटी कॉटन। तो देखिए कपास में बीटी जीवाणु की आबिस प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है। देखिए जो कपास होता है, कपास में क्या करते हैं, जो बीटी जीवाणु होता है उसको, उसके आबिस प्रोटीन को संश्लेषित कर देते हैं। करने वाली जो जीन होती है उसको क्या करते हैं, बीटी जीवाणु को उसमें मिलाकर उसमें क्या करते हैं, संश्लेषित करके एक नए किस्म का पौधा बनाते हैं जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा, जिसमें क्या होता है, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होता है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। इस पौधों को क्या करते हैं, जो बीटी फसल होता है इस पर कीट नहीं लगते। अब आगे देखिए। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम। तो देखिए प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी। देखिए यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम जो होता है उसे लाइगेज कहते हैं। जो काटता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियोज, और जो जोड़ता है उसे कहते हैं लाइगेज। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थान से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। अब आगे देखिए। अगला है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखिए पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके
जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। जो जीन होता है उसके कॉपी कर सकते हैं। तो एक किसी का लक्षण दूसरे आदमी में कर सकते हैं इसे जीन कॉपी से, पीसीआर से। अब अगला देखिए क्या है। अगला है बायोपायरेसी। तो देखिए बायोपायरेसी क्या है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या कोई संगठन है उसके द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति के बिना, अनुमति व सहमति के बिना, किसी दूसरे देश की इजाजत के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान दूसरा देश है, इंडिया दूसरा देश है, तो हम लोग क्या करें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जो है क्या करे, पाकिस्तान का जो है पेड़ पौधे जो हैं जैविक संसाधन है उसका उपयोग करे बिना उसकी सरकार को इन्फॉर्म किए, तो ये होगा बायोपायरेसी। अब आगे देखिए अगला है पारजीनी जंतु। तो देखिए पारजीनी जंतु क्या होता है। देखिए ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, एक अतिरिक्त अलग से एक जीन और प्रयोग करा देते हैं जिनके डीएनए में, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे कि डॉली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि। इनका क्या किया गया है, इन प्रजाति का विकास कृत्रिम विधि द्वारा किया गया है। इनके डीएनए में एक अलग से एक जीन डाल देते हैं, जिससे देखिए डॉली भेड़ का निर्माण हुआ, कागा गाय का निर्माण हुआ, इसी प्रकार से और मीरा बकरी का भी। अब आगे देखिए अगला क्या है। अगला देखिए क्या है, अगला है किस्टोन प्रजाति। देखिए किस्टोन प्रजाति क्या है। ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिक तंत्र का केंद्रीय समर्थन यानी केंद्र क्या करती हैं, बनाती हैं। ऐसी कंपनियां सॉरी ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिक तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं उसे किस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां पर्यावरण को प्रमुखता से बदलने में सक्षम होती हैं। जब ये प्रजातियां प्रभावित होती हैं तो पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित होता है, जैसे कि चीड़, देवदार आदि। ये वृक्ष ये है किस्टोन प्रजातियां। अब देखिए अगला क्या है। अगला है तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। तप्त स्थल का नहीं, गर्म स्थल, जहाँ पे गर्मी अधिक होती हो, हॉट स्पॉट। देखिए वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल कहते हैं। जहाँ पर क्या हो, जो भी जैसे कि जहाँ के पेड़ पौधे सूख रहे हों, खराब हो रहे हैं, उसे तप्त स्थल कहते हैं। उनके मतलब जहाँ पे नष्ट हो रहे हों, संकट में हों। भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है हिमालय, जहाँ पे अधिक ठंड के कारण जैविक संसाधन क्या हो रहा है, क्षति पहुंच रही है। इंडोवर्म तथा पश्चिमी घाट, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैविक संसाधन का क्या क्षति हो रहा है, संकट में हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।